हेलो फ्रेंड्स, रैबडी स्टडी टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं राहुल दीक्षित आप सबको सीडीपी में अधिगम नामक चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने दो राइटर आपके पढ़ा दिए थे, थॉर्नडाइक और स्किनर हो गया था। आज हम लोग यहाँ पावलोव के बारे में पढ़ेंगे। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया, किस जानवर पर प्रयोग किया और इनसे संबंधित अधिगम संबंधित इनकी जो भी बातें हैं वो सब हम आज अपने इस वीडियो में जानने की कोशिश करिएगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यानी आज हम लोग जो पढ़ते हैं वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी पावलोव का जो सिद्धांत है उसको पढ़ते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है क्या, या क्लासिकल थ्योरी के नाम से ही इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें, जो पावलोव थे वो जीव विज्ञान के अध्यापक थे यानी बायोलॉजी के, और उन्होंने क्या है जंतुओं पर अनेक प्रयोग किए। उनके घर में एक प्यारा सा कुत्ता रहता था, तो सबसे पहले कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया। ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पूरा का पूरा कुत्ते पर ही आधारित है। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनको डीप में आपको लिखवा देते हैं और बता देते हैं। यानी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया कहने की बात है तो फिर कुत्ते पर प्रयोग किया। लेकिन इनके अंदर क्या, ये बार बार देखते थे कुत्ता का जो खाना दिया जाता है तो खाना उसका एक टाइम बंधा हुआ था, तो उस टाइम के अनुसार कुत्ते का क्या होता था, मुंह में लार आ जाती थी। तो ये जंतु वैज्ञानिक थे ही साथ में, तो इन्होंने क्या किया, क्यों ना इस पर एक प्रयोग किया जाए। तो इन्होंने एक प्रयोग करने से पहले क्या किया, एक कुत्ता जो था इनके घर में उसको लिया। उसके अलावा कुत्ते को एक बॉक्स में उसके बाद एक घंटी बनाई इन्होंने, घंटी बनाई, ठीक है, एक घंटी बनाई। और यहां पर मान ले तो बच्चा क्या, कुत्ता मान लो, डॉग, इसको कुत्ता मान लेते हैं। यहां पर घंटी बनाई और कुत्ते को एक बॉक्स में बंद रखा, है ना। ये किसने किया, ये पावलोव महोदय ने किया। और पावलोव महोदय ने एक कंडीशन बनाई। कैसी कंडीशन, कि कुत्ते को खाना देने से पहले उन्होंने क्या, पहले घंटी बजाई। जैसे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले घंटी बजाई, तन से आवाज आई, और घंटी बजते ही, है ना, उसके 2 मिनट बाद इन्होंने क्या दिया, उसको खाना दिया। यानी घंटी बजते ही गेट खुला, कुत्ता बाहर और खाना खा लिया। और ये प्रक्रिया कई दिन तक लगातार चलती रही। यानी इन्होंने एक बार नहीं, कई बार इसका प्रयोग किया। घंटी बजाई, जैसे ही घंटी बजाते थे वैसे ही 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद भोजन दिया जाता और कुत्ता खाना खा लेता था। लेकिन ये प्रक्रिया कई दिनों चलने के बाद पावलोव महोदय ने क्या देखा, सिर्फ घंटी को बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, और लार इतनी ज्यादा आ जाती थी वो टपकने लगती थी। तो क्या उन्होंने एक चीज पाया, क्या कुत्ते का जो खाने का संबंध था वो घंटी के साथ स्थापित हो चुका था। यानी उसका अनुबंध बन चुका था घंटी के साथ भोजन। यानी कुत्ते को लगने लगा था कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही खाना हमको मिल जाता है। तो वही उसी प्रकार की कंडीशन बन गई कि कुत्ते को घंटी बजते ही खाना मिला। उसी के कारण उसकी क्या होती, क्योंकि मनोवृत्तियां हैं, उसका अनुबंध बन चुका था। जैसे ही घंटी बजी खाना, लेकिन बीच में पावलोव ने रोक दिया तो क्या हुआ, लेकिन लार वैसे आ गई, क्यों, उसके मुंह में पानी और लार बन रहा था, जिसकी वजह से उसका जो सलाइवा था वो निकल रहा था और भूख लग रही थी। ये था। यानी उन्होंने, अगर सीधा सीधा हम बात करें, पावलोव महोदय ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया, घंटी के साथ उसका अनुबंधन बनाया, और भूख उसको लगती थी, वो घंटी लगने के बाद तुरंत खाना मिल जाता। ये था। और अगर हम बात करें, इसको थोड़ा इरेज करेंगे, अगर हम बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कई अन्य नाम होते हैं। कभी कभी कई नामों से पूछता है, यहां पर अगर हम उपनामों से जान लेंगे, उपनाम, एक तो हमारा क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इंग्लिश में क्या है, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, ठीक है। लेकिन हिंदी में कई नाम दे देता है, जिससे सब के बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम यहां पर एक बार लिख लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन की आशंका नहीं बचेगी। पहला, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। पहला क्या बताया इन्होंने, इसको प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। पहला इन्होंने इसका दूसरा नाम क्या बताया, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत बताया। अगर हम बात करें दूसरा क्या था, संबंध प्रत्यय। संबंध प्रत्यय, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरा, संबंध प्रतिक्रिया। इसका तीसरा नाम क्या था, संबंध प्रतिक्रिया। क्यों, कुत्ता घंटी के साथ प्रतिक्रिया कर रहा था ना,
जैसे ही घंटी बजती तो उसके मुंह में लार आ जाती है, तो यानी उसका तीसरा नाम क्या हो जाएगा, संबंध प्रतिक्रिया हो जाएगा। अगर हम बात करें अगला चौथा नाम इसका क्या होगा, प्रतिवादी सिद्धांत, क्योंकि घंटी के प्रति वो वफादार था। प्रतिवादी सिद्धांत, ठीक है, एक प्रतिवादी सिद्धांत के नाम जाता है। अगर हम बात करें इसका एक अन्य नाम है क्या, यस टाइप थ्योरी, इसको यस टाइप थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यस टाइप थ्योरी। और बात करें अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, छठा नाम इसका क्या है, अनुकूलित अनुकूलित प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, और अगला और लास्ट नाम क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। आखिरी और लास्ट इसका उपनाम क्या होगा, अनुबंधित अनुबंधित प्रतिक्रिया का नाम, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये है पावलोव ने जो क्लासिकल थ्योरी है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, उसके उपनाम। यानी इनको 7 और नामों से जाना जा सकता है, पेपर में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो किसी भी नाम से पूछे हम सबका क्वेश्चन सही होना चाहिए। कहने का मतलब ये था, ये उपनाम हो गए सिद्धांत के, बार नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करना है, इरेज करते हैं। अगर हम बात करें पावलोव के बारे में थोड़ा बहुत, अगर हम यहाँ पावलोव की बात करें, पावलोव के विषय में अगर हम बात करना चाहें तो पावलोव क्या थे, यह शरीर का यानी शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, रूसी, ये रूस के रहने वाले थे। ठीक है, अगर हम बात करें निवासी कहाँ के, तो रूस के थे, और यह शरीर वैज्ञानिक थे, यानी शरीरों के बारे में विज्ञान अध्ययन करते थे, शरीर वैज्ञानिक थे। ये शरीर वैज्ञानिक थे। ठीक है, दूसरा बात हम बोले, यह रूस के निवासी थे, कहाँ के, ये रूसी वैज्ञानिक भी कहे जा सकते हैं, रूस के निवासी थे। कभी कभी पूछ लेता है पावलोव का जन्म स्थान कहाँ है, तो रूस याद रखना। अगर हम बात करें 1904 में, सबसे महत्वपूर्ण बात, 1904 में इन्हें पाचन क्रिया के लिए नोबेल का पुरस्कार मिला। 1904 में पाचन क्रिया के लिए, पाचन क्रिया पर इन्होंने अध्ययन किया था। 1904 में पाचन क्रिया पर अध्ययन किया, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल अधिगम में कि यही राइटर हैं कह सकते हो, या यही जिन्होंने थ्योरी दी, केवल पावलोव ही थे जिनको नोबेल का पुरस्कार मिला, किसी और को नोबेल का पुरस्कार नहीं मिला। कहने की बात यही था। और अगर हम बात करें इनके संबंध में, उन्होंने कुछ और सिद्धांत के बारे में बताया क्या, प्रत्येक प्राणी कुछ जन्मजात क्रियाएं तथा अनुक्रियाएं होती हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे, प्रत्येक प्राणी का मतलब क्या है, जो सजीव है, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, यहां प्राणी सभी लेंगे। प्रत्येक प्राणी की कुछ जन्मजात क्रियाएं तथा अनुक्रियाएं होती हैं। ये बात किसने बताई थी, ये पावलोव ने कहा था। यानी जो भी सजीव जैसे ही जन्म लेता है, तो हम लोग छोटे बच्चों को क्या, माँ का दूध पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में जो पौष्टिक आहार होते हैं वो किसी और प्रकार के भोजन में नहीं होती, और माँ के दूध को ही बच्चा अच्छे से पचा लेता है। यानी पाचन क्रिया उसके जन्म से ही शुरू हो गई, है ना।
कहने का मतलब जो भी एंजाइम है, HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है, ये सब उसके कहीं ना कहीं जन्म से ही पाए जाने लगे, जिसके कारण उसको दूध का पाचन हो रहा, शरीर की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, और खाना पचाने के लिए वो क्या हाथ पैर ऐसे ऐसे छोटे लेट के चलाता रहता है, जिससे क्या उसका पाचन क्रिया भी आसानी से हो जाती है। ये बात यानी पावलोव ने कहा था कि जो भी प्राणी है जन्म से वो कुछ प्रक्रियाएं कुछ प्रतिक्रियाएं दोनों करने लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्वाभाविक उद्दीपक क्या थे, कभी कोई पूछता है, अगर हम यहाँ पर बात करें स्वाभाविक उद्दीपक की, स्वाभाविक उद्दीपक की बात करें तो स्वाभाविक उद्दीपक का लार, यानी उसके मुंह में जो लार पक्का ही बनेगी, ये स्वाभाविक है। हम सब मनुष्य हैं, अच्छा व्यंजन देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, मुंह में लार आ जाना स्वाभाविक बात है ना, यानी लार आएगी तो हम सब क्या करेंगे, भोजन के लिए, भोजन भी चाहिए होता है, ये हमारे क्या स्वाभाविक उद्दीपक। उसके अलावा भोज और जो भी है तो ये उसके अलावा लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक की हम बात कर रहे हैं यहां पर, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी था, ठीक है, और वो गेट का खुलना, ये अस्वाभाविक थे। ये स्वाभाविक क्या था, लार का आना और भोजन मिलना, घंटी लगते थे, इससे अनुबंधित क्रिया हो गई थी। लेकिन अस्वाभाविक क्या थी, घंटी, क्यों, क्योंकि उसका तो अनुबंध घंटी से हमने बनाया था ना, ऐसा तो नहीं। जैसे कभी कभी हम सब क्या करते हैं, जैसे खेल कूद रहे होते हैं, है ना, पता लगा हम लोग खेल रहे कूद रहे हैं और पापा खाने का टाइम हो गया, ये बात हम सबको पता है, पापा 5 बजे तक आ जाते हैं, और पापा की गाड़ी भले दूर हो और गाड़ी की आवाज लगभग लगभग एक समान होती है, लेकिन अब पापा की कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं है, उसकी आवाज बच्चों को बहुत जल्दी पता लग जाता है। उन्होंने दूर से सुना पापा गाड़ी आ रही, तुरंत हाथ पैर धो के मुंह धो के क्या करेंगे, तुरंत पढ़ने बैठ जाए, यानी उनका अनुबंध किससे बना है, पापा की गाड़ी की आवाज से बना। हाँ, वो बैठ रहे, उनको टाइम पता था, लेकिन अभी क्या अभी आए नहीं, गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी उनको, तो वो खेल रहे हैं कूद रहे हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनी तुरंत आए, हाथ पैर मुंह धुलाओ, पढ़ने बैठ गए, यानी पापा को लगे कि हम पढ़ रहे हैं। यही अनुबंधित क्रिया थी, यही पावलोव ने बताया था। समझे बच्चा, ये थी पावलोव थ्योरी। आप सबको उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग चाहे तो नोट कर सकें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण थ्योरी है गेस्टाल्टवादियों की, कोहलर की, उसको भी बताएंगे। अगली थ्योरी हम बात कर लें गेस्टाल्टवादी, यानी गेस्टाल्टवाद। पहले तो जान लेते हैं गेस्टाल्टवाद है क्या। देखिए, गेस्टाल्टवाद के जनक अगर पूछेगा तो वर्दीमर है, इनका पूरा नाम मैक्स वर्दीमर है। अगर हम बात करें इसके जनक, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, मैक्स वर्दीमर है, लेकिन इनके साथ कोहलर और कोफका भी थे। लेकिन अगर बात करेगा केवल गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो केवल और केवल मैक्स वर्दीमर का नाम आएगा। लेकिन इनके साथ जो प्रयोग कर रहे थे वो कोहलर और कोफका भी थे, यानी कोहलर महोदय ने ज्यादा अपना योगदान दिया, इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय सूच का सिद्धांत है वो कोहलर के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ और बातें हैं गेस्टाल्टवादियों के बारे में, पहली बात उनको समझ लेते हैं। यानी 1911 ईस्वी के आसपास मैक्स वर्दीमर ने थार्नडाइक के उस विचार का विरोध प्रतिक्रिया, यानी थार्नडाइक ने जो विचार किया था प्रयास संतुलन का सिद्धांत, उसका विरोध किया था, यानी उसके द्वारा कैसे सीखता है उसमें बताया। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद भी आप सबको समझाता रहता हूँ। अगर हम बात करें 1911 ईस्वी में, पहला पॉइंट 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में मैक्स वर्दीमर ने 1911 में मैक्स वर्दीमर ने थार्नडाइक के उस विचार का, थॉर्नडाइक के उस विचार का विरोध किया,
जिसमें थॉर्नडाइक का यह मानना था, जिसमें थॉर्नडाइक का यह मानना था कि प्राणी प्रयास एवं त्रुटि से सीखता है। प्रयास एवं त्रुटि से सीखता है। यानी थॉर्नडाइक का मतलब क्या था कि जो मनुष्य है या प्राणी है वो बार बार गलती करेगा, फिर सीखेगा, फिर गलती करेगा, फिर सीखेगा। लेकिन इसका विरोध किसने किया था? मैक्स वर्दीमैन ने। यहां पर मैक्स वर्दीमैन का मानना ये नहीं था कि मनुष्य गलती करेगा सीखेगा। मनुष्य क्या होगा? उठेगा, मेहनत करेगा और सीखेगा। अगर हम बात करें वहीं दूसरा 1912 ईस्वी में, दूसरे पॉइंट की हम बात करें, 1912 ईस्वी में मैक्स वर्दीमैन ने गेस्टाल्टवाद नामक किताब लिखी थी। गेस्टाल्टवाद नामक किताब लिखी थी। ठीक है, ये था। यानी अगर एक चीज और अगर हम बात कर लें, गेस्टाल्टवादक शब्द का जन्म कहां हुआ? कभी कभी पूछ लेता है। अगर पूछता क्या है गेस्टाल्टवाद शब्द का जन्म जर्मन भाषा से हुआ है। कौन सी भाषा? जर्मन भाषा। गेस्टाल्टवाद शब्द का जन्म जर्मन भाषा से हुआ। ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद 1916 और 1920 ईस्वी में, तो कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। यहां पर इसको लिख देते हैं। क्या देखना, 1916 से 20 यानी 1920 में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। अगर हम बात करें 1916 और 20 में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी अपना प्रयोग किया और 1925 ईस्वी में कुल्ट लेविन ने इनके प्रयोग का सिद्धांत का दर्जा दिलाया। अगर हम बात करें 1925 में, जो महत्वपूर्ण बातें अभी नोट कर लीजिए, अभी समझा रहे क्या है सिद्धांत। 1925 में कुल्ट लेविन ने कोहलर के सिद्धांत को दर्जा दिलाया। कोहलर के सिद्धांत को दर्जा दिलाया। ये महत्वपूर्ण बातें थे गेस्टाल्टवाद के बारे में और कोहलर के चिंपैंजी पे जो प्रयोग किया था, सुल्तान में जो प्रयोग किया था, उस पे बातें। अगर हम बात करें गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमैन है। अगर बात करें मैक्स वर्दीमैन ने किसका विरोध किया था? तो थॉर्नडाइक के जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसका विरोध किया था। अगर हम वही बात करें मैक्स वर्दीमैन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो गेस्टाल्टवाद नामक किताब लिखी थी। अगर बात करें गेस्टाल्टवाद शब्द का जन्म कहां से हुआ? तो जर्मन भाषा से। ये था प्राइमरी लेवल। अगर बात करें दूसरा 1916 से 1920 में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी का पर प्रयोग किया था और 1925 में कुल्ट लेविन, इनके ही साथी थे, इन्होंने इस सिद्धांत को क्या दिला दिया? दर्जा दिला दिया। चलो इसको बिगाड़ते हैं। अगर हम बात करें पूरी तरह से, कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी प्रयोग किया, ये बात बताओ गया। तो कोहलर ने किया क्या था? सुना ध्यान से। कोहलर ने एक कमरे में, ये मान लीजिए कमरा है पूरा, ठीक है, एक कमरे में क्या किया? ये छत है मान लीजिए, ये यहां पर क्या केले लटका दिए। ये मान लो केले हैं, ये छोटे छोटे क्या केले मान लेते हैं। उसके बाद क्या किया?
बॉक्स, छोटे 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 बॉक्स जो एक के ऊपर एक रखे जा सके, ऐसे बॉक्स कहाँ, कमरे के अंदर छोड़ दिया। और यहां पर क्या, चिंपैंजी को बैठा दिया, यानी चिंपैंजी को कमरे में छोड़ दिया। ये चिंपैंजी मान लो, चिंपैंजी को कमरे में छोड़ दिया और कमरे के अंदर छोटे छोटे बॉक्स छोड़ दिए और छत के ऊपर क्या किया, केले लटका दिया। कुछ समय के बाद चिंपैंजी यानी सुल्तान को भूख लगती है, तो वो कई बार उछल कूद मचाता है कि वो केलों को प्राप्त कर ले। कई बार उछलता है, कूदता है, लेकिन वो केलों को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा करते करते एक समय आता है कि सुल्तान थक जाता है, और जब थक जाता है तो वो अचानक बैठा होता है कमरे के किनारे, और फिर सोचते हुए अचानक उसकी बुद्धि का विकास होता है, या उसकी बुद्धि जागृत होती है, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या करता है, जो सभी बॉक्सों को क्या करता है, देखना, सभी बॉक्सों को इकट्ठा करके, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उनसे छोटा, इस तरह के बॉक्स बनाता है। कहने का मतलब क्या, बॉक्सों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखता चला जाता है, और इसके ऊपर चढ़ चढ़ के केला प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब यह था, सुल्तान को जब कमरे में बंद किया गया, ऊपर केले लटकाए गए और बॉक्स पूरे कमरे में बिखरा दिए गए। वो जब थक हार गया, केलों को प्राप्त करने के लिए कई बार उछला कि हम प्राप्त कर लें, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कई बार उछला, जब केलों को नहीं प्राप्त कर पाया और अचानक थक हार के बैठा हुआ था, तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में कुछ जागृत हुआ और उसने बॉक्सों को क्या किया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखा और केले प्राप्त कर लिए। अरे बच्चा, ये सब क्रियाएं हम सबके साथ भी होती। कैसे, मम्मी ने पैसे दिए और कहा किसको रखे रहो, हम तुमसे बाद में लेंगे। तुम सब क्या करते हो, उस समय जल्दबाजी में होते हो, पैसे कहीं किताब के बीच में पढ़ रहे थे वहां रख दिया, या कहीं और रख दिया, और पैसे क्या होते हैं, भूल जाते हैं कहाँ रखे। फिर क्या होता है, मम्मी पैसे मांगते हैं, कहा मम्मी दे रहे, और तुम सब उस समय ढूंढना शुरू करते हो, है ना, यहाँ ढूंढ लो, वहां ढूंढ लो, फलां ढूंढ लो, सब जगह ढूंढ लो, पैसा नहीं मिल रहा, टेंशन में बढ़ रही। फिर तुम एक जगह शांतिपूर्वक बैठते हो, फिर अचानक चल, अरे हाँ, उस समय किताब पढ़ रहे थे, उस किताब में पैसे होंगे, और जाकर देखते हो पैसे मिल जाते हैं। ये सब काम तो हम सबके साथ भी होता है ना। यहां पर यही कोहलर ने विकसित किया। कोहलर का एक सिद्धांत और था, ये बॉक्स वाला हो गया, एक और था, दूसरे सिद्धांत में क्या क्या किया था कोहलर ने, केले उसी जगह लटकाए जहां पर थे, सुल्तान को वहीं पर छोड़ा जहां पर था, लेकिन अब की बॉक्स की जगह उन्होंने दो छड़ियां छोड़ दी। दो छड़ियां कैसी, एक ये मान लो छड़ी है, एक छड़ी ये है, और एक छड़ी ऐसी बनाई कि दोनों छड़ियां आपस में जुड़ सके। ऐसा उनमें कम्युनिकेशन बनाया गया था कि दोनों छड़ियां आपस में क्या हो, जुड़ सके। तो एक छड़ी और छोड़ दी, और यहां पर थोड़ा सा चौड़ा बनाया जिसमें ये छड़ी मिल सके। सुल्तान को फिर कमरे में छोड़ा गया। सुल्तान के दिमाग में ये तो था, बॉक्स मिलेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ते जाएंगे और केला प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब की बार यहां पर कोहलर महोदय ने डिब्बे हटा करके, बॉक्स हटा करके क्या छड़ी रख दी, डंडा रख दिया। तो कोहलर फिर उछल कूद मचा रहा था, तो उसने क्या हुआ, केला नहीं प्राप्त कर पाया। फिर एक डंडा लिया, एक डंडे से ऐसे कर रहा था, क्या हुआ, केला नहीं मिले। फिर अचानक वो थक हार के बेचारा बैठा था, और अचानक वो दोनों छड़ियों के साथ खेल रहा था। फिर लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनों छड़ियां क्या हुई, आपस में जुड़ गई। जब जुड़ गई तो छड़ी बड़ी हो गई, जब छड़ी बड़ी हो गई तो केले उससे प्राप्त कर लिया और अपनी भूख को मिटा लिया। यानी जब सुल्तान को कमरे में बंद किया गया, सिर्फ दो छड़ियां छोड़ी गई, और छड़ियों को ऐसा जोड़ा गया, ऐसा छोड़ी गई थी, दो छड़ियां थी कि वो आपस में जुड़ सके, और केला उसी जगह पर टांग दिया गया जहां पर टंगे हुए थे। और सुल्तान बार बार उछल कूद मचा रहा था और केला नहीं प्राप्त कर रहा था। फिर एक छड़ी लेकर एक छड़ी से भी प्रयास किया उसने, एक छड़ी से भी नहीं प्राप्त किया। फिर क्या हुआ, अचानक बैठा हुआ था और दोनों छड़ियों से खेल रहा था, दोनों छड़ियां आपस में जुड़ जाती है, और जब जुड़ जाती है छड़ी लंबी होती है और उनसे क्या होता है, केला प्राप्त कर लेता है। ये कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। ये अपनी बातें समझ में आई होगी। इसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहता है। अगर हम बात करें, इसका क्या नाम है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसको अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर क्या, नई सूझ की क्षमता, अगर हम बात करें, आपको कुछ लिखना है और आप लोग नोट कर लिया, नई सूझ की क्षमता विकसित करना, नई सूझ की क्षमता
विकसित करना, नई सूझ की क्षमता विकसित करना, अथवा पुरानी सूझ में संशोधन करना सीखना है, अथवा पुरानी सीख में संशोधन करना, अधिगम कहलाता है या सीखना कहलाता है? अधिगम या सीखना कहलाता है। यानी कैसे जब सुल्तान अंदरबन था तो सुल्तान पहले बॉक्स का प्रयोग किया था और वही बार बार उपयोग करना चाहता, लेकिन फिर अचानक बैठा और उसने अपना प्रयोग किया, और जब प्रयोग किया तो अंत में छड़ियों से भी उसने भोजन अच्छे से प्राप्त कर लिया। ठीक है। और एक बात बताएं, सूझ के द्वारा सीखना, अगर हम बात करें यहां पर सूझ के द्वारा सीखना, सूझ के द्वारा सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। अगर हम बात करें कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। और खोज परख, और अगर हम बात करें सृजनात्मकता का प्रयास, ये सब किसके द्वारा होगा? ये सब सूझ के द्वारा होगा। सुल्तान यही तो कर रहा था, नया सीख रहा था, नया सृजन कर रहा था। वो चाहता तो बॉक्स के ऊपर बॉक्स काहे रखता है ना। वो जब उसने बॉक्स के ऊपर नया रखा तो नया कुछ सीखा, जब डंडे छड़ी वाला प्रयोग किया तो उसमें भी उसने सृजन किया ना, अपनी क्रिएटिविटी लगाई, तभी जाकर उसके समझ में आया। ये गेस्टाल्टवादी था। एक चीज और बताया, गेस्टाल्टवादियों की कुछ विशेषताएं हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करें। उम्मीद करेंगे आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।